नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार सेक्शन 1 और 2 का विस्तृत अध्ययन कराऊंगी। हमने अपनी वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के लगातार लेक्चर चलता आ रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को फिनिश करेंगे, बट उसके साथ साथ में हम सिविल प्रक्रिया संहिता को भी पढ़ते रहेंगे। तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार सेक्शन 1 क्या कहता है, तो आपको बता दें कि सिविल प्रक्रिया संहिता जो है वह 1908 में पास हुआ है और यह 1 जनवरी 1909 को लागू हुआ था। यह पूरे देश में लागू होता है, नागालैंड और ट्रिबल एरिया में लागू नहीं हुआ। नागालैंड की सरकार यदि चाहती है तो इसको पूरा या फिर इसके कुछ भाग को नागालैंड में अप्लाई कर सकती है। यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता अगर नागालैंड की सरकार चाहती है तो वह अप्लाई कर सकती है, परंतु यह लागू नहीं है। यह कोर्ट के नियम को लागू कर सकती है, उसके लिए उसको ऑफिशियल गज़टी में नोटिफिकेशन पास कराना होगा। आपको बता दें कि ये तो हो गया सेक्शन 1 की बात। सेक्शन 1 में यही बताया गया है, लेकिन आप कहेंगे भाई ट्रिपल एरिया क्या है, ट्रिपल एरिया का मतलब मुझे नहीं पता है, तो आपको ट्रिपल एरिया का मतलब बता दूँ। जो ट्रिपल एरिया है उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। यह 6 शेड्यूल के 20वें पैराग्राफ में इसके बारे में विवरण दिया गया है। इसके अनुसार 21 जनवरी 1972 से पहले के जो असम के क्षेत्र थे, यह पर पूरा ट्रिपल एरिया माना गया है। आपको समझ में आया? इसके अलावा जो अमनदीप समूह है, आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी गोदावरी है, पश्चिमी गोदावरी है, विशाखापट्टनम, लक्षद्वीप, यदि यहाँ के कोई रूल्स और रेगुलेशन हैं, कोई नियम और कायदे यहाँ के हैं और सिविल प्रक्रिया संहिता में भी वैसे ही नियम हैं, तो यही रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होगा। परंतु यदि अमनदीप द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, लक्षद्वीप आदि के जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो नियम है, जो कानून है उसमें, और जो हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता है इसके रूल्स और रेगुलेशन में अगर कोई अंतर आता है तो कौन सा रूल्स प्रभावी होगा। तो आपको बता दें कि यदि अमनदीप समूह, आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, लक्षद्वीप में लागू होने वाले जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे वही प्रभावी होंगे। ये सेक्शन 1 बताता है सिविल प्रक्रिया संहिता का। अब आइए देख लेते हैं कि सेक्शन 2 क्या बताता है, सेक्शन 2 क्या बताता है सिविल प्रक्रिया संहिता का। तो सिविल प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 2 में, जैसा कि आपको सभी को पता है कि सेक्शन 2 में ज़्यादातर परिभाषाएं होती हैं। जी हाँ, इसमें भी परिभाषा ही दी गई है। तो इस संहिता में सबसे पहले परिभाषित किया गया है कि संहिता में नियमों का प्रयोग क्या हुआ है। तो इसके लिए जो सबसे पहले आपको एक बात देखना होगा, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यूपी वर्सेस सीबी मिश्रा का बात है, जिसमें यह कहा गया है कि संहिता में केवल सेक्शन ही नहीं होते हैं, बल्कि जो हाई कोर्ट है उसके नियम कानून, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके नियम और कानून आदि भी सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो उसके डिसीजन केसेस हैं जिस पे उन्होंने अपने डिसीजन दिए हैं, उस अनुसार भी न्यायालय उसको ध्यान में रखते हुए भी अपने केस को सॉल्व करेगा, अपना निर्णय देगा, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है या फिर सेक्शन 122, सेक्शन 125 में दिए गए नियम भी सम्मिलित इसमें किए जाएंगे। ये तो रही सेक्शन 2 की बात। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 यह डिग्री को बताता है। डिग्री क्या है? डिग्री अपने आप में एक संपूर्ण है। जो कोर्ट के निर्णय होते हैं उसको हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला डिक्री, दूसरा ऑर्डर। जो सिविल कोर्ट में होता है वह डिक्री जजमेंट के 15 दिन के भीतर दी जाती है। डिक्री लिखित रूप में होती है। इसमें आप डिक्री के अंतर्गत अपील कर सकते हैं।
हम पालन भी डिक्री का ही कराते हैं। और डिक्री का मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट के निर्णय को लिखित रूप में दिया जाना। यह जजमेंट और डिक्री आप एक तरह से मान सकते हो। जजमेंट को अगर संक्षिप्त रूप में अगर प्रस्तुत किया जाए तो वह डिक्री हो जाएगी। अब हम डिक्री को भी दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका प्राइमरी डिक्री और एक हो गया आपका सेकेंडरी डिक्री या फाइनल डिक्री। और इन दोनों डिक्री के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। जो इंक्वायरी से पहले ही यदि डिक्री दी गई तो वह आपकी प्राइमरी डिक्री होती है, और यदि इंक्वायरी के बाद डिक्री दी जाती है तो आपका फाइनल डिक्री होता है, यानी कि जजमेंट दिया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण समझ लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपकी प्रॉपर्टी थी, आपकी प्रॉपर्टी में आपके बगल वाले पड़ोसी ने घर बनवाना शुरू कर दिया, तो आपने कोर्ट में केस फाइल किया। लेकिन जब तक उस केस का निर्णय आएगा तब तक तो उनका घर बन चुका होगा। अब क्या कर सकते हो? तो इसको रोकने के लिए जो कोर्ट होगी वह आपको एक इंक्वायरी बिठाएगी और प्रिलिमिनरी डिक्री के द्वारा यह पास कर देगी कि भाई ये इन्होंने इसके लिए बोला है कि ये मेरी ज़मीन है, तो आप इस पे घर मत बनवाइए जब तक कि ये क्लियर ना हो जाए कि ये ज़मीन किसकी है। अभी केस सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो आपने सिर्फ केस फाइल किया है ना, लेकिन फिर भी कोर्ट ने डिक्री दे दी है। तो ये हो गया प्रिलिमिनरी डिक्री। और फाइनल डिक्री क्या होगी कि जब कोर्ट यह सिद्ध कर लेगा कि यह ज़मीन आपकी है या उनकी है, फिर कोर्ट उस पर कोई डिसीजन देगा, वह जजमेंट होगा, वह फाइनल डिक्री होगी। जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा। सेक्शन 144 के अंतर्गत होने वाले वाद को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी कोर्ट का अपील का ऑर्डर इसमें सम्मिलित नहीं होगा। और क्या होता है कि कभी कभी जो प्रिलिमिनरी डिक्री होती है वही फाइनल डिक्री भी बन जाती है। इसके लिए इसमें कोर्ट का न्यायिक निर्णय होना चाहिए, यह किसी वाद के अंतर्गत होना चाहिए, वाद पत्र यह लेने के बाद ही लागू होगा। और डिक्री के अंदर दोनों पक्षों का विवाद पूरी तरह से निपट जाना चाहिए। यदि अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसके लिए कोई सबूत नहीं है कि वह भी डिक्री होगा। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में बताया गया। अब आइए देख लेते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता सेक्शन 2 सबसेक्शन 3। इसमें डिक्री होल्डर के बारे में बताया गया कि डिक्री होल्डर क्या होता है। तो वह व्यक्ति जिसके अनुसार आदेश दिया गया है वह डिक्री होल्डर कहलाता है। उदाहरण समझ लेते हैं। यदि राम ने जो है, दूसरा नाम हम ले लेते हैं श्याम। यदि राम ने श्याम के खिलाफ किसी वस्तु के लिए एक वाद फाइल किया है, मान लीजिए वही ज़मीन वाला केस था, ज़मीन के लिए उन्होंने एक वाद फाइल किया। बाद में जबकि पता चला कि वह जो है ज़मीन जिसके लिए उन्होंने वाद फाइल की थी, वह जो ज़मीन है वह तो अभय की है, तो इसमें डिक्री होल्डर कौन हुआ? तो भाई ज़मीन अभय की है तो डिक्री होल्डर भी अभय होंगे ना। राम ने क्यों वाद दायर किया? तो जिसके पक्ष में डिक्री आएगी वही डिक्री होल्डर कहलाता है। और ये अगर दो लोग हैं तो दोनों के पक्ष में भी हो सकता है या तीसरे के पक्ष में भी हो सकता है। इस केस में तीसरे के पक्ष में हुआ। इससे पहला जो उदाहरण दिया था हमने, अगर उस उदाहरण को लेके चलते हैं तो उसमें जिसकी ज़मीन है उसके पक्ष में होगा, फिर वही डिक्री होल्डर होगा। तो ये हुआ डिक्री होल्डर। अब आइए देख लेते हैं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 क्या कहता है। इसमें फॉरेन कोर्ट को बताया गया। तो फॉरेन कोर्ट क्या होती है? तो वह कोर्ट जो इंडिया के बाहर स्थित हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित नहीं है, वह फॉरेन कोर्ट कहलाती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में फॉरेन कोर्ट जजमेंट बताया गया है। तो ऐसा जजमेंट जो कि फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया गया हो वह फॉरेन जजमेंट कहलाता है। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में गवर्नमेंट प्लीडर के बारे में बताया गया कि प्लीडर क्या होता है।
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिसको अपॉइंट किया जाता है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कार्य दिए गए हैं वो कर सके, वो गवर्नमेंट प्लीडर कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो प्लीडर के रूप में कार्य करता है वह भी प्लीडर कहलाता है, और अगर वह सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है तो वह गवर्नमेंट प्लीडर के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा ये भी कहा कि एक व्यक्ति जो दूसरे के लिए कोर्ट में प्रस्तुत होता है, उसका वाद लड़ता है, तो वह प्लीडर कहलाता है। इसमें एडवोकेट भी आ जाते हैं, वकील आ जाते हैं, हाई कोर्ट के अटॉर्नी जनरल भी आते हैं, ये सब इसमें आते हैं। यानी वकील, एडवोकेट, अटॉर्नी, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं प्लीडर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 जज के बारे में बताया गया है। जज क्या होता है? ये सिविल कोड के एक प्रोसीडिंग ऑफिसर होते हैं। सिविल कोड का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये हम आपको सिविल प्रक्रिया संहिता बता रहे हैं, इसमें हम सिविल कोड का ही प्रयोग करेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में जजमेंट। जजमेंट 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जज और स्टेटमेंट। यानी कि जज के द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वह ऑर्डर हो या डिक्री हो, तो वह उसका कारण बताता है, तो वह जजमेंट कहलाता है। सभी जजमेंट में प्लीडिंग की संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत होनी चाहिए। क्या कि वाद क्या है, वाद का कारण क्या है, वादी का नाम क्या है, प्रतिवादी का नाम क्या है, फैक्ट क्या है और निर्णय क्या हुआ, यह जजमेंट कहलाता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? वह व्यक्ति जो लॉ के अनुसार मरे हुए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, वह व्यक्ति जो कि मरे हुए व्यक्ति के स्टेट में दखल अंदाजी करता है, वह व्यक्ति जिसको संपत्ति मिलती है, वह इसमें शामिल होते हैं, वह लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने बीमा कराया है तो वह बीमित इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रेजेंट करने के लिए कुछ पर्सन्स को रखती हैं, जिसको आप एजेंट बोलते हो, वह एजेंट हो गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा किसी के फादर की डेथ हुई है, उसका बच्चा, वह उसको शो करेगा कि भाई मेरे फादर की डेथ हो गई है, अब उनकी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है, वो है उनके तौर पे वह लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का यह मतलब हो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में प्रॉफिट को बताया गया है। इसमें प्रॉफिट मतलब कि मेन जो प्रॉफिट का मतलब होता है, आप सभी जानते हो, धन कमाना होता है। परंतु वह कमाया हुआ धन जो दूसरे के द्वारा कब्जा की गई संपत्ति पर कमाया गया धन है, उसमें ब्याज भी शामिल होता है, लेकिन कब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी इम्प्रूवमेंट इसमें शामिल नहीं करते। यह प्रॉफिट बताया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार। इसके अलावा सेक्शन 2 में चल संपत्ति और ऑर्डर को भी बताया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में चल संपत्ति। चल संपत्ति वह संपत्ति है जिसमें आपका घास आता है, फसल आता है, उपज आता है, पेड़ आता है। अचल संपत्ति को छोड़ करके जो भी संपत्तियां होती हैं वह चल संपत्ति कहलाती हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में ऑर्डर को बताया गया है। ऑर्डर क्या है? कोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक ऐसा लेख जो किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें डिक्री और निर्णय को जो सिविल कोड के द्वारा दिया गया है उसको शामिल नहीं करते हैं, तो वह ऑर्डर कहलाता है। इसमें कई डिफिनेशंस हैं, बाकी डिफिनेशंस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट डिफिनेशन थी वह सब हमने आपको पढ़ा दी है। तो अब आगे सेशन से हम आगे के सेक्शन देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।